स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा सेंट्रल बैंक, व्हाट इज सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन ना एंड डिफरेंस ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक. नाउ द टॉपिक इज हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई इन मार्केट या क्रेडिट सप्लाई इन मार्केट. सेंट्रल बैंक इज द सप्लायर ऑफ मनी in market and it plays important role in supply of money. It can reduce and it can increase the supply of money in market. There are broadly two instruments which are used by the by the central bank to supply of credit in commercial bank and public. There are broadly two instruments used by central bank. First is quantitative and second is qualitative instrument. First quantitative instrument and second is qualitative instrument. As per by name, as you know, quantitative means इसके अंदर देखो quantitative वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर उनकी क्वांटिटी रेट्स वगैरह रेशियो वगैरह को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाता है. देखो ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन कौन से हो गए, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. ये तो रेट हो गई थ्री, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. और दो रेशियो यूज किए जाते हैं, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. और लास्ट है इसके अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ये 6 टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए. इनके अंदर रेट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, या रेशियो को इंक्रीज कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है. ओपन मार्केट के अंदर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको या तो मार्केट के अंदर सेल किया जाएगा या उनको परचेज कर लिया जाएगा, बाई कर लिया जाएगा. किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट. क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं सिर्फ ये एक मॉरल सजेशंस होती है या डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो लोन प्रोवाइड किया जाता है उनका रेशियो फिक्स कर दिया जाता है या उनका मार्जिन कम या ज़्यादा कर दिया जाता है. तो हम सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट. क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एज यू नो बाय नेम, इसका नेम से ही लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है वो सबसे पहले quantitative instrument are those instrument of credit control which focus on overall supply of money in the economy. देखो इस जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है इसका फोकस होता है कि हम कंप्लीट मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे. मनी की सप्लाई को एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन मनी की सप्लाई को क्या कर दिया जाता है, कम करने की कोशिश की जाती है, लोअर करने की कोशिश की जाती है कि कम से कम मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई हो जिससे कि हमारी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए. बट एट द टाइम ऑफ डिप्लेशन मार्केट के अंदर सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है जिससे कि जो डिप्लेशन होता है या मंदी होती है उसे छुटकारा पाया जाए और मार्केट के अंदर ग्रोथ की जाए और मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए. इसके लिए बैंक द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर 6 इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं. सबसे पहले होता है बैंक रेट. बैंक रेट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे बैंक रेट का मतलब होता है कि वो रेट जिस पे आरबीआई बैंक कमर्शियल बैंक्स को क्या देता है, लोन देता है. देखो बैंक रेट रेफर्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लैंड बैंक टू द कमर्शियल बैंक. कि आरबीआई बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड कर देता है जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड बैंक रेट. बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन. मार्केट के अंदर जब इन्फ्लेशन होता है बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है. बैंक रेट के बढ़ने से कमर्शियल बैंक कम लोन लेंगे जिससे मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई कम होगी. और जिस टाइम डिप्लेशन होता है या रिसेशन होता है एट द टाइम आरबीआई रिड्यूस इट्स बैंक रेट सो दैट कमर्शियल बैंक टेक मोर एंड मोर लोन क्रेडिट एंड इट विल इंक्रीज द सप्लाई इन मार्केट, सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट. इन्वेस्टर्स वगैरह कम रेट के ऊपर ज़्यादा लोन लेंगे और मार्केट के अंदर ज़्यादा सप्लाई होगी. फर्स्ट तो भाई बैंक रेट था. सेकंड है ओपन मार्केट ऑपरेशन. देखो भाई ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स, उसका सिंपल सा मीनिंग होता है ओपन मार्केट के अंदर आरबीआई बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल करती है. अब देखो परचेज और सेल करने से कैसे मार्केट के अंदर मनी कंट्रोल होगा. देखो जब मार्केट के अंदर आरबीआई सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा, मार्केट के अंदर सेल कर देगा,
तो बैंक्स या इन्वेस्टर्स जो परचेज करेंगे तो सारा मनी किसके पास सबमिट हो जाएगा, आरबीआई के पास। मनी की सप्लाई मार्केट से कम हो जाएगी और सारा मनी किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास में। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल ऑब्वियसली बात है। और जब टाइम रिसेशन होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन, उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, उन जो सिक्योरिटीज़ होती है उनको कमर्शियल बैंक से, इन्वेस्टर से परचेज करता है। परचेज करेगा तो उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी, और पेमेंट करेगा तो कमर्शियल बैंकों के पास क्या जाएगा भाई, पैसा जाएगा और मनी आएगा, और मनी इन्वेस्टर के पास आएगा। इन्वेस्टर के पास आने से मनी मार्केट में आएगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नई इंडस्ट्रीज लगेंगी और मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। ये एक प्रोसेस दिखा रखा है यहाँ पे, सेल एंड परचेज का, सिक्योरिटी बाई आरबीआई, वो आप पढ़ के देखना है इसके अंदर। और 2 टाइप्स का ओपन मार्केट होता है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। रेपो रेट देखो भाई, देखो बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता देता हूँ। बैंक रेट तो कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टाइम लोन्स के लिए, मीडियम टाइम लोन्स के लिए विदाउट एनी सिक्योरिटी उनको लोन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक को। जो रेपो रेट होता है वो आरबीआई के द्वारा शॉर्ट टाइम पीरियड 7 डेज या 14 डेज के लिए, जब इमरजेंसी में बैंकों को पैसे चाहते हैं तो बैंक उनको, उनका कोई गारंटी लेता है, कोई सिक्योरिटीज़ वगैरह होती हैं जो उनकी सिक्योरिटीज़ को अपने पास रखता है कि भाई इतने टाइम तक हम आपको लोन देंगे और आप वापस ये सिक्योरिटी हमारे से परचेज करेंगे, और इस रेट पे आप पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि इस रेट के ऊपर आप हमारे से वापस खरीद लेंगे। एग्रीमेंट होता है रीपरचेज का। और शॉर्ट टाइम के लिए जिस रेट के ऊपर बैंक, आरबीआई बैंक जब कमर्शियल बैंक को लोन देता है एक शॉर्ट पीरियड के लिए, और जिसके अंदर रीपरचेज, वापस परचेज करने का एग्रीमेंट होता है, उसके ऊपर जब लोन दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड रेपो रेट। देखो भाई, जब रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो कमर्शियल बैंक कम लेंगे, शॉर्ट टाइम लोन कम लेंगे और मार्केट के अंदर सप्लाई कम होगी। ये कैसा होता है, किस कंडीशन में होता है, जब इन्फ्लेशन कंडीशन में। और जिस टाइम रिसेशन होता है उस टाइम रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो जो कमर्शियल बैंक इमरजेंसी या नीड शॉर्ट टाइम के अंदर, जैसे उनको लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पे लो रेट पे ज़्यादा लोन लेंगे। ठीक है। इसी तरह रिवर्स रेपो रेट होती है। रिवर्स रेपो रेट अपोजिट होती है। जब आरबीआई बैंक कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए 7 डेज या 14, मैक्सिमम 14 डेज होते हैं इसके अंदर जब आरबीआई खुद कमर्शियल बैंक से लोन लेता है तो उसके बदले में जो रेट से इंटरेस्ट देता है दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। और ये भी एक रीपरचेज गारंटी एग्रीमेंट होता है। रीपरचेज एग्रीमेंट होता है एडवांस में कि हम इतने दिन बाद आपको इस रेट से, पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि इस रेट से हम आपकी सिक्योरिटीज़ को वापस परचेज कर लेंगे। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई बैंक के पास मनी सबमिट कराते हैं शॉर्ट टाइम के लिए तो उसके ऊपर जिस रेट से आरबीआई इंटरेस्ट देता है दैट विल बी कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। और इस रेपो रेट को अगर ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा मनी सबमिट करवाएंगे आरबीआई के पास, तो सारा मनी किसके पास आ जाए, आरबीआई के पास। तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कंट्रोल। और जिस टाइम डिफ्लेशन होता है तो ये रेट कम कर दी जाती है, डिफ्लेशन होता है तो ये रेट कम कर दी जाती, ज़्यादा कर दी जाती है, जिससे कि कमर्शियल बैंक उसको आरबीआई में सबमिट ना करा के मार्केट के अंदर उसको क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो होता है जो एक मिनिमम परसेंटेज लोन का मिनिमम परसेंटेज कमर्शियल बैंक को किसके पास सबमिट कराना पड़ता है, आरबीआई के पास। जैसे सपोज करो 100 रुपये का लोन लिया आरबीआई से, किसने, कमर्शियल बैंक ने, तो उसका सपोज करो 4% आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो आरबीआई के पास 4 रुपये रखेगा वो, तो उसको कितना लोन मिला, 96 रुपीज़। तो ये कैश रिजर्व रेशियो होता है जो बैंकों को स्मूथली वर्क करवाने के लिए और उसको रेगुलेटरी के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, फ्यूचर की गारंटी के लिए एक कैश रिजर्व रेशियो होता है। जितना भी लोन होता है उसका कुछ परसेंट बैंकों को किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास में। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा कर दिया जाता है तो उसको लोन, कमर्शियल बैंक को कम पैसा मिलेगा लोन देने के लिए, तो इसको मार्केट के अंदर कम सप्लाई होगी। और जब ये रेशियो कम कर दिया जाता है तो कमर्शियल बैंक को लोन की ज़्यादा अमाउंट मिलेगी और वो मार्केट के अंदर ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे। तो रिसेशन के अंदर तो ये रेट बढ़ा दी जाती है, इन्फ्लेशन के अंदर ये रेट बढ़ा दी जाती है और रिसेशन के अंदर ये रेट कम कर दी जाती है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है कि एवरी कमर्शियल बैंक
या जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनको अपने टोटल जितना भी लेन देन होता है, टोटल का जितना भी लेन देन होता है उसका कुछ परसेंट हमें लिक्विड फॉर्म के अंदर हर टाइम बैंक में रखना पड़ता है। ऐसा क्यों करते हैं कि जिस टाइम भी अगर आप किसी ने मनी सबमिट करवा रखी है सेविंग अकाउंट के अंदर, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, तो वो बैंक में जाएगा और उसको पैसा मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं रखेंगे तो लोगों को टाइम पर उसका अपना पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा और बैंकों पे विश्वास नहीं रहेगा। तो उसको वो कैश के फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में और अनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती है जिनको जल्द ही क्या कर सकते हैं, हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको हम बैंक को अपना टोटल लेन देन का कुछ परसेंट लाइक दैट 20%, 15%, 18% लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, जिससे कि इन केस ऑफ एमरजेंसी, इन केस ऑफ डिमांड ऑफ जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनकी डिमांड के ऊपर हम उनको प्रोवाइड कर सकें। तो अगर इन्फ्लेशन है तो इस रेट को बढ़ा दिया जाता है, तो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रखा जाएगा, बैंक कम लोन दे पाएगा, तो उसको मनी के अंदर मनी ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकेगा, मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई कम करेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। बट एट द टाइम ऑफ रिसेशन उस टाइम के अंदर इस रेट को रिड्यूस कर दिया जाता है, जिससे कि मार्केट के अंदर ज़्यादा मनी की सप्लाई को बढ़ाया जा सके, जिससे मार्केट के अंदर रिसेशन ख़त्म हो सके और मार्केट में ग्रोथ हो सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इन्वेस्टमेंट हो सके, इंडस्ट्रीज वगैरह का डेवलपमेंट हो सके। तो ये 6 टाइप्स के क्या थे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट? बैंक रेट, दूसरा ओपन मार्केट एक्टिविटी, तीसरा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR एंड SLR। इम्पोर्टेंट है भाई ये, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों इम्पोर्टेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आ जाओ, देखो भाई क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट भी मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए RBI के द्वारा इन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। बट ये सिर्फ किस पे फोकस करते हैं? स्पेसिफिक किसी इंडस्ट्री या किसी सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। सपोज नहीं, लास्ट में आपको एक एग्जांपल बताता हूँ 2014 का। एक रियल स्टेट सेक्टर था। रियल स्टेट सेक्टर समझते हो? जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, जो हाउसिंग इंडस्ट्री होती है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था। मार्केट के अंदर ज़्यादा रेट्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे थे और मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई थी। तो ये स्पेसिफिक किसी सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, उस सेक्टर के अंदर मनी को कंट्रोल करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई रेट्स वगैरह का फिक्स नहीं किया जाता है। इसके अंदर किसी रेट को कम ज़्यादा नहीं किया जाता है। इसके अंदर सिर्फ थ्री इसके जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, सबसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा राशनिंग ऑफ क्रेडिट और थर्ड है मॉरल सजेशन। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जब हम किसी को लोन प्रोवाइड करते हैं तो उसके अगेंस्ट में वो हमारे पास मॉर्गेज के लिए कुछ चीज़ें गिरवी रखते हैं, जो बोलते हैं आप गिरवी रखते हैं, तो किसी चीज़ की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि भाई मेरा ये ज़मीन है, ये 1 करोड़ रुपए की है, इसके अगेंस्ट में मुझे लोन चाहिए। तो जब इन्फ्लेशन होता है मार्केट के अंदर तो उसका मार्जिन बढ़ा दिया जाता है कि भाई 1 करोड़ के बदले में सिर्फ उसका 70% ही लोन दिया जाएगा, कि 70 लाख का ही लोन उसके अगेंस्ट में मिल सकता है रिसेशन में, क्योंकि मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो हम इसका मार्जिन अप टू 50% भी कर सकते हैं, 50% तक भी कर सकते हैं कि सिर्फ उसके अगेंस्ट में 50 लाख का ही लोन दिया जाएगा 1 करोड़ के अगेंस्ट। तो मार्जिन जैसे जैसे बढ़ा दिया जाएगा तो मनी की सप्लाई कम होगी, कम लोन दिया जाएगा, और मनी की सप्लाई कम होगी तो हमें मार्केट के अंदर कम मनी मिलेगा। बट एट द टाइम ऑफ रिसेशन इस मार्जिन को कम कर दिया जाता है कि भाई उसका 20% कट करके, मार्जिन को कट करके लोन दे दिया जाएगा। तो देखो 1 करोड़ के अगेंस्ट में 80 लाख का लोन दे दिया जाएगा, तो मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी मार्केट के अंदर। तो दिस इज़ ए इंस्ट्रूमेंट यूज बाय RBI। मार्जिन को इंक्रीज कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है अगेंस्ट लोन ग्रांट करने के अगेंस्ट में, प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, मॉर्गेज के अगेंस्ट में। नेक्स्ट है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट होता है, इसका मतलब होता है कि हमें बैंकों को रूल रेगुलेशंस गाइडेंस वगैरह दी जाती है कि आप कौन कौन से सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करेंगे और किस सेक्टर को लोन प्रोवाइड करेंगे ज़्यादा और किस सेक्टर को फिक्स कर दिया जाता है रेशियो। देखो हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को ज़्यादा लोन दिया जाता है क्योंकि उसके अंदर एग्रीकल्चर,
हस्बेंड्रीज वगैरह, माइनिंग वगैरह, उसका डेवलपमेंट करने के लिए एक फिक्स रेट होता है, उसका बढ़ा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है अगर किसी स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ज़्यादा मनी की सप्लाई हो रही है, मार्केट के अंदर ज़्यादा मनी या ज़्यादा बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस सेक्टर के लिए लोन फिक्स कर दिया जाता है कि टोटल लोन का 5% या 10% या 15% ही लोन देंगे, इससे ज़्यादा का लोन नहीं दिया जा सकता। देखो इसके अंदर राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, कि डिफरेंट बिजनेस सेक्टर होते हैं उनके लिए कोटा फिक्स कर दिया जाता है, इससे ज़्यादा हम इस सेक्टर को क्या नहीं देंगे, लोन नहीं देंगे, दूसरे सेक्टर्स को लोन देंगे, जिससे कि उसके अंदर मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई क्या हो उसके कंट्रोल हो उसके। और जब इन्फ्लेशन नहीं होती है तो उस सेक्टर के अंदर वो कोटा बढ़ा दिया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाई डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। जब उसकी क्रेडिट उस सेक्टर के अंदर लोन ही कम करेंगे तो उसकी मनी की सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। जब हमें किसी सेक्टर के अंदर हमने देखा है कि इसमें अब इन्फ्लेशन नहीं है तो उसके अंदर क्रेडिट हमारा जो कोटा है वो बढ़ा दिया जाता है, जिससे मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी और उसको मनी अवेलेबल होगा मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर स्मूथली मनी की सप्लाई होगी जिससे डिप्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट है मोरल सजेशन। मोरल सजेशन होता है आरबीआई टाइम टू टाइम कमर्शियल बैंक्स को एडवाइस देता रहता है, उनके लिए रेगुलेशंस गाइडलाइंस बनाता है और उनको एडवाइस दी जाती है कि जितने भी हमारे रेगुलेशंस होते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये, जितने भी रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, जितने भी इनकी गाइडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग ही लोन प्रोवाइड किया जाए। स्ट्रिक्टली लिखा होता है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे आपको स्ट्रिक्ट लोन एक्टिविटी या रूल्स को फॉलो करना होता है, और एट द टाइम ऑफ डिप्लेशन आपको लिबरल लोन पॉलिसीज़ लागू करनी होती है जिससे कि मार्केट के अंदर ईजिली लोन्स अवेलेबल होते हैं। तो ये मोरल सजेशंस, गाइडलाइंस, रेगुलेशंस वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा भाई अभी, टू इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज बाई आरबीआई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन मार्केट, दीज आर टू इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड दूसरा सेकंड है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर 3 रेट्स होती हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। 2 रेशियो होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एंड लास्ट वन होता है ओपन मार्केट एक्टिविटीज़, जिसके अंदर सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जिससे मनी की सप्लाई को इंक्रीज किया जा सके, डिक्रीज किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर 2 इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मोरल सजेशन। तो भाई ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अंदर ऊपर वाला टॉपिक को छोड़ के, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक एंड क्रेडिट सप्लायर को छोड़ के आपको ये सब इसका रिवीजन करना है। सेंट्रल बैंक देखो क्या होता है, सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं, वो देखो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होगी, और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस वगैरह हो गए। आपको अपनी नोटबुक्स वगैरह में लिखना है और इसका रिवीजन करना है, और इसको अच्छे से वीडियो को देखने के बाद में कहीं प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है बैंकिंग सेक्टर का। हमारे कौन से चैप्टर 4 कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और थर्ड था हमारा मनी, और फोर्थ था हमारा बैंकिंग। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बजट। ठीक है भाई, गवर्नमेंट बजट 10th नंबर चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। फिर उसके बाद पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, और नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें, सुने, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, और ये जो इसका रिवीजन पॉइंट है इनको एक बार ज़रूर पढ़ें। ओके, थैंक यू।